Welcome to Physics Class 11th, Unit 1, Unit in Measurement, Chapter 2, Unit in Measurement, and this is the third video of this chapter. In this chapter video, we will discuss about indirect method for a small distance, like as Avogadro method, oil drop method. Then we will discuss about inertial and gravitational mass, difference between mass and weight, different technique for the measurement of time, difference between accuracy and precision, and measurement and error in measurement. So the first topic is Avogadro method. This method is used to find the very small distance, like as the atomic radii. इतनी छोटी डिस्टेंस को हम स्केल से मेजर नहीं कर सकते हैं. सो वेरी स्मॉल डिस्टेंस मेजर करने के लिए इनडायरेक्ट मेथड है और एवोगैड्रो हाइपोथेसिस पर बेस है. According to Avogadro hypothesis, the actual volume of atom is the 2/3 of the volume occupied by the atom. जैसे कि डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा है कि हम मान लें या हम मानते हैं कि एटम्स मॉलिक्यूल्स जनरली स्फेरिकल शेप में होते हैं और अगर हम इनको किसी डिफेक्ट के बिना भी हम एक कंटेनर में अरेंज करने की कोशिश करें तो भी ये जो ब्लू पोर्शन है जो एक्चुअल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द एटम है और जो कंटेनर का वॉल्यूम है दोनों एक से नहीं है, बीच में बहुत सारी जगह खाली पड़ी हुई है. इसका मतलब है कि एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ एटम इज द 2/3 वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द गिवन जो हमें दिखाई दे रहा है. तो इसी के लिए एवोगैड्रो मेथड एप्लीकेबल है. एवोगैड्रो मेथड जनरली मोलर फॉर्मूले पे ही बेस है. हमने मान लिया लेट द गिवन मास, जो हमारे पास हमने 1 लीटर वॉल्यूम मान लिया, 1 लीटर में कितना मास है, कोई भी सब्सटेंस है, कोई भी कंटेनर में मास मान लिया, उसका वॉल्यूम निकाल लिया, एक्चुअल वॉल्यूम जो हमें दिख रहा है वो निकाल लिया. तो लेट द गिवन मास ऑफ द सब्सटेंस इज स्मॉल एम और उसका मोलर मास भी निकाल लिया, उसका मोलर मास कितना है तो कैपिटल एम. नाउ द नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास होता है तो स्मॉल एम अपॉन कैपिटल एम आ गया. सो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने हो जाएंगे उसके अंदर, गिवन मास अपॉन मोलर मास इंटू नंबर ऑफ एवोगैड्रो 6.022 इंटू 10^23. तो हमें टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पता पड़ गए. अब हम मान लेते लेट द एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ वन मॉलिक्यूल जिसकी रेडियस कैपिटल आर मानते हैं तो 4/3 पाई आर क्यूब. सो टोटल एक्चुअल वॉल्यूम कितना हो जाएगा, सो टोटल एक्चुअल वॉल्यूम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इंटू वॉल्यूम ऑफ वन मॉलिक्यूल दैट इज 4/3 पाई आर क्यूब इंटू स्मॉल एम अपॉन कैपिटल एम इंटू एन. नाउ अब हम मानते हैं कि ये पूरा का पूरा जो हमें सब्सटेंस मिला है, जो एक्चुअल जो हमें वॉल्यूम अब दिखाई दे रहा है, जो ऑक्यूपाइड वॉल्यूम है वो कितना है, दैट इज हमने मान लिया कैपिटल वी है जो हम निकाल सकते हैं आराम से. सो लेट द एक्चुअल ऑक्यूपाइड वॉल्यूम एक्चुअल वॉल्यूम तो हम ऊपर निकाल लिया, ऑक्यूपाइड वॉल्यूम कैपिटल वी मान लिया. अकॉर्डिंग टू एवोगैड्रो जो एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ एटम है वो केवल 2/3 होता है. ऑक्यूपाइड जो हमें दिखाई दे रहा है उसका केवल 2/3 है, बाकी में तो बीच में एयर और बहुत सारे इफेक्ट हैं. सो हमने वैल्यू रख दी 4/3 एम कैपिटल एम पाई आर क्यूब स्मॉल एम इंटू एन इक्वल टू 2/3 इंटू वी. इससे हमने आर क्यूब की वैल्यू निकाल दी और रेडियस एटॉमिक रेडियस भी हम निकाल सकते हैं. दैट इज एवोगैड्रो मेथड. नेक्स्ट मेथड है स्मॉल डिस्टेंस के लिए ऑयल ड्रॉप मेथड. इसको लिक्विड ड्रॉप मेथड भी बोलते हैं. स्मॉल डिस्टेंस मेजर करने के लिए और जनरली लिक्विड के मॉलिक्यूल की साइज के लिए इसमें हम जनरली ओलिक एसिड लेते हैं. तो ओलिक एसिड हमने क्यों लिया, हम इससे ओलिक एसिड के एक मॉलिक्यूल की साइज भी निकाल सकते हैं. ओलिक एसिड क्यों लिया, क्योंकि एक सोपी लिक्विड है जिसके मॉलिक्यूल की साइज बहुत ज़्यादा बड़ी होती है, इन जनरल से भी बड़ी होती है. सो अब हम इसको कैसे निकालेंगे, हम पहले ओलिक एसिड के मॉलिक्यूल की साइज बड़ी तो है लेकिन उतनी बड़ी है नहीं कि हम इसको स्केल से निकाल लें, हम उसको पकड़ भी नहीं पाएंगे. तो हम इसके लिए क्या करेंगे, इसको डिजोल्व करेंगे. हम इसको डिजोल्व करेंगे एल्कोहल में. 1 सेंटीमीटर क्यूब, 1 क्यूबिक सेंटीमीटर ओलिक एसिड लिया हमने इसको और 20 क्यूबिक सेंटीमीटर में हमने इसको मिक्स कर दिया. तो अब जो हमारे पास सॉल्यूशन बन गया 1/20 का बन गया. अब उस सॉल्यूशन को दोबारा हम उसका 1 सेंटीमीटर क्यूबिक लेंगे और फिर से हम उसको 20 सेंटीमीटर क्यूबिक में डिजोल्व करेंगे. तो अब हमें जो ओलिक एसिड की परसेंटेज मिल गई दैट इज 1/400. हम इसको डायरेक्ट भी कर सकते थे कि 1 ml ओलिक एसिड ले लें और 399 ml या 400 ml एल्कोहल ले लें, मिक्स कर सकते थे, लेकिन थोड़ा सा सेवर रहेगा, इसमें केवल हमें 40 ml एल्कोहल यूज़ हुआ. तो अब जो हमारे पास सोल्यूशन बन गया उसमें 1 ml रेशियो 400 ml का ओलिक एसिड रेशियो टू द एल्कोहल है.
अब हमने क्या किया, इसकी हमने एक छोटी सी ड्रॉप ली। पहले तो हमने एक वाटर सरफेस ली जो बिल्कुल स्टेबल होना चाहिए। उस स्टेबल वाटर सरफेस का हमें एरिया मतलब लेंथ इनटू ब्रेथ मालूम होना चाहिए। रेक्टेंगुलर सरफेस होगी, वो वाटर सरफेस फ्लैट होती है। अब उसके ऊपर एक हल्का सा लाइकोपोडियम पाउडर डाला। लाइकोपोडियम पाउडर सबसे फाइन पाउडर, जैसे बोरिक एसिड होता है उससे भी फाइन पाउडर होता है, उसको डाल दिया। अब उसके ऊपर हम इस सॉल्यूशन की एक ड्रॉप डालेंगे जिसमें केवल 1:400 ओलिक एसिड है। तो ये ओलिक एसिड का जो सोल्यूशन है एल्कोहल के साथ पूरी की पूरी वाटर सरफेस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, फिर भी ये हल्की सी हम मान लेते एक थिकनेस लेगा, उस थिकनेस को हम निकाल लेते हैं माइक्रोस्कोप के थ्रू। तो हमने मान लिया उसमें केवल एन ड्रॉप एल्कोहल, एन ड्रॉप आई थी एल्कोहल और ओलिक एसिड की, जिसमें से केवल ओलिक एसिड कितना था, NV/400। NV तो ड्रॉप थी, एक ड्रॉप का वॉल्यूम V मान लिया, एन ड्रॉप मान ली। सपोज द एन ड्रॉप ऑफ द वाटर्स, तो एन ड्रॉप ऑफ उसमें आई और उसमें से V वॉल्यूम एक का माना तो N/V, तो ओलिक एसिड का वॉल्यूम कितना हो गया, NV/400। अब इसके बाद हमने क्या किया, T थिकनेस मान ली। तो NV/400 कितने एरिया में आ गया, A/T उसकी थिकनेस थी। तो NV/400 इक्वल टू A/T, या T इक्वल टू आ गया वॉल्यूम ऑफ फिल्म अपॉन एरिया ऑफ द फिल्म। सो NV/400 इंटू A। तो हम वो छोटी सी थिकनेस जिसको हम पता भी नहीं कर पाते थे कितनी है, उसको भी हम इससे निकाल सकते हैं। और हम मानते हैं कि ये थिकनेस मॉलिक्यूलर साइज ऑफ द ओलिक एसिड के ऑर्डर की होगी। Now, method of measuring masses. First, by using common balance, जनरल सिंपल सी मेथड है। सेकंड, लार्ज masses in universe like planet, stars is based on the Newton's law of gravitation can be measured by gravitational method। इसको हम डायरेक्टली नहीं निकाल सकते, तो इसी बेसिस पे दो टाइप के मासेस भी हो जाते हैं, एक इनर्शियल मास और एक ग्रेविटेशनल मास। मास मेजर्ड बाय द प्रॉपर्टी ऑफ इनर्शिया इज कॉल्ड इनर्शियल मास। इनर्शिया 9th में भी हमने पढ़ा, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में, 11th में दोबारा पढ़ेंगे हम। इनर्शिया, इट इज द इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, it is the inherent property of an object due to which it opposes any change in its state of rest, motion or its direction। तो अगर उसकी पोजीशन को चेंज करने की कोशिश की जाए और वो जितना अपोज करे और उस फोर्स को निकाला जाए, तो दैट इज उस फोर्स के हिसाब से हम उसका मास भी निकाल सकते हैं। F=ma, सो M=F/A। ग्रेविटेशनल मास, ये भी हमने 9th में ग्रेविटी पढ़ी है, ग्रेविटेशन पढ़ा है। दो ऑब्जेक्ट है यूनिवर्स में कहीं भी होंगे, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, तो अट्रैक्ट करेंगे तो उनके बीच में एक फोर्स होगा, दैट इज F=Gm1m2/r²। हम एक बड़ा ऑब्जेक्ट मान लेते हैं, अगर हम मान लेते हैं अर्थ है, दूसरा ऑब्जेक्ट छोटा मान लेते हैं अगर हम अर्थ के पास है तो। और अगर हम सन और अर्थ को माने तो एक को कैपिटल एम, एक को स्मॉल एम मान सकते हैं। किन्हीं भी दो ऑब्जेक्ट में M1 M2 भी ले सकते हैं। तो Gmm/r², तो हम किसी भी छोटे मास को निकालना चाहें, किसी भी दूसरे मास को निकालना चाहें, तो स्मॉल m इक्वल टू Fr²/Gm। जनरली इन दोनों को अगर हम निकालेंगे तो दोनों की वैल्यू सेम ही होती है, क्योंकि मास कैन नॉट बी चेंज्ड। नाउ नेक्स्ट, द डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट। दो कॉमन से कॉन्सेप्ट आ गए, एक मास और एक वेट। हमें देखने में दोनों एक जैसे लगते हैं, लेकिन दोनों में बहुत सारा डिफरेंस है। मास, इट इज द क्वांटिटिव मेजरमेंट ऑफ सब्सटेंस इज कॉल्ड मास, कितने उसके पास वैल्यूज है। वेट, इट इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ अर्थ और एनी प्लैनेट जिस पे वो रखा हुआ है। ये अट्रैक्शन फोर्स है, चेंज हो सकता है। हमने पढ़ा है मून पे वेट आज 1/6 बचता है। तो वेट एक फोर्स है, मास जबकि एक वैल्यू है। मास, इट इज स्केलर क्वांटिटी, ये डायरेक्शन में डिपेंड नहीं करता है। वेट, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि इसमें एक्सेलरेशन आ जाता है और ये हमेशा जिस प्लैनेट के ऊपर निकाला जा रहा है उसके सेंटर की तरफ ही मूव करता है, या टेंड्स करता है। मास, इट इज ऑलवेज कांस्टेंट, वेट चेंज हो सकता है। अगर ग्रेविटी जीरो हो गई तो वेट जीरो भी हो सकता है, लेकिन मास कभी जीरो नहीं होगा। मास ग्रेविटी पे डिपेंड ही नहीं करता, लेकिन वेट तो ग्रेविटी पे डिपेंड ही करता है, क्योंकि वेट का फॉर्मूला होता है W=mg और मास सिंपल m होता है। इसी हिसाब से इनकी यूनिट भी डिफरेंस है, मास की यूनिट किलोग्राम होती है और वेट की यूनिट न्यूटन होती है। तो मास और वेट सेम नहीं है। नाउ मेजरमेंट ऑफ टाइम, टाइम को मेजर करने के बहुत सारे तरीके हैं। सबसे पहला तरीका है इलेक्ट्रिकल क्लॉक, जो आपके घर में लगी है, वॉल क्लॉक है। ये ऑसिलेशंस मेड बाय LC ऑसिलेटर, L मीन्स इंडक्टर, C मीन्स कैपेसिटर। इसके अंदर एक इंडक्टर और एक कैपेसिटर कॉम्बिनेशन होता है, जिसकी वजह से ऑसिलेशन निकलते हैं। ये हम 12th में दोबारा पढ़ेंगे, 12th में पढ़ेंगे। और
इसको इलेक्ट्रिकल क्लॉक बोलते हैं। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक क्लॉक। इलेक्ट्रॉनिक क्लॉक ये थोड़ी सी उससे अच्छी होती है, इसमें आईसी लगाई जाती है, आईसी 555, इसको टाइमर आईसी भी बोलते हैं। जनरली नॉर्मल क्लॉक आपके घर में है, उनसे सेल निकल जाए, लाइट चली जाए तो वो बंद हो जाती है, फिर दोबारा उनको रीसेट करना पड़ता है। लेकिन आप अपने पीसी को ऑफ करते हो, आप अपने मोबाइल को ऑफ करते हो, दोबारा जब आप उसको ऑन करते हो तो आप उसको रीसेट नहीं करना पड़ता है, क्योंकि उसके अंदर एक आईसी लगी है 555, जो आईसी इलेक्ट्रिकल क्लॉक से बेटर है। नेक्स्ट एटॉमिक क्लॉक, की सबसे मोस्ट एक्यूरेट क्लॉक मानी जाती है। इसके ऑसिलेशन इतने अच्छे होते हैं कि आप इसको 200 साल तक भी चलाते रहोगे तो भी इसमें कोई 1 सेकंड का भी ऑसिलेशन नहीं आएगा। ये बेस्ड किस पे है? ये एटॉमिक वाइब्रेशन पे बेस्ड है। एटम्स हैं, सीजियम का एटम सबसे मोस्ट रेगुलर एटम माना जाता है, सीजियम 133। अगर ये ऑसिलेशन करता है, एक ऑसिलेशन हुआ, दो ऑसिलेशन हुए, अगर ये 91, 92, 63, 17, 70, क्योंकि हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं, इतने ऑसिलेशन कर लेता है तो वो एक सेकंड कहलाता है। तो एटॉमिक क्लॉक मोस्ट एक्यूरेट क्लॉक मानी जाती है। सोलर क्लॉक या सन डायल, ये सबसे पुराना और सबसे ट्रेडिशनल तरीका है पोजीशन ऑफ सन के हिसाब से टाइमिंग को प्रिडिक्ट करना। एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट, बहुत सारे इवेंट हैं जो एक टाइम बीइंग होते हैं और दोबारा उसी टाइम के बाद दोबारा रिपीट होते हैं, जैसे हेली कॉमेट हमेशा 76 ईयर बाद आता है। अभी एक्लिप्स हुआ, नेक्स्ट एक्लिप्स कब होगा, इस हिसाब से हम टाइम का एक पैटर्न लॉक कर सकते हैं। कार्बन डेटिंग, ये एक वाइड मेथड है, इसमें हम टेंटेटिव एरा निकाल सकते हैं। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, चाहे प्लांट हो, चाहे एनिमल हो, चाहे ह्यूमन हो, चाहे कोई और एनिमल हो, इनके बोन्स में, इनके अंदर, इनके फॉसिल्स में कार्बन 14 की परसेंटेज फिक्स होती है। जब वो लिविंग है तब फिक्स है, जैसे वो डेड होते हैं तो फिर वो डिके होना शुरू हो जाता है। इसको हाफ लाइफ भी बोलते हैं, इसको रेडिएक्टिविटी भी पढ़ेंगे। तो मतलब ये एक टाइम के बाद, अगर आज 1 mg पर क्यूबिक सेंटीमीटर है तो हो सकता है 500 साल बाद ये 0.5 mg बचे, फिर अगले 500 साल बाद ये 0.25 बचे। तो हर और एक टाइम के बाद ये अपनी वैल्यू का हाफ बचता है, इसीलिए इसको हाफ लाइफ टाइम भी बोलते हैं। तो अगर हमें कोई फॉसिल मिलता है, डायनासोर का मिला, किसी का भी मिला, हमारे भीमबेटका में कुछ रॉक्स बनाई गई हैं, तो उनमें हमारे पास कोई केमिकल मिला, उस केमिकल में कितने परसेंटेज कार्बन है, और अगर वो केमिकल आज की डेट में बनाया जाए तो उसमें कितना परसेंटेज कार्बन होगा, तो उन दोनों का रेशियो निकाल के हम ये पता कर सकते हैं कि ये फॉसिल्स, ये पेंटिंग्स कितने हजार साल पुरानी है। नाउ नेक्स्ट हेडिंग है एक्यूरेसी, प्रिसीजन एंड एरर। ये 3 वर्ड है। एरर क्या है? एरर वहां पे है जहां पे आपके वैल्यू आपको पता ही नहीं है कि वैल्यू आने कितनी चाहिए, दैट इज एरर। अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट, जहां आपको लगे हमें पता ही नहीं इसके बाद क्या वैल्यू है। एक्यूरेसी क्या है? जहां आपको लगे कि ये तो सबसे ज्यादा एक्यूरेट है, it is the limit of closeness to the actual value, it is the limit of closeness to the actual value। और प्रिसिशन क्या है? आपके पास कितना अच्छा इंस्ट्रूमेंट है, वो कितने ज़्यादा डेसिमल में आपको वैल्यू दे सकता है, दैट इज द लिमिट ऑफ क्वांटिटी, कितने ज़्यादा आपको वैल्यूज, कितने ज़्यादा डेसिमल में आंसर मिलता है, 99.99%। और जैसे कि हमारे पास एक एग्जाम्पल देखते हैं, स्मॉल जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, और अगर हम मान लें किसी ने 9.68 निकाली, किसी दूसरे ने 9.7 निकाली, हमें लग रहा है 9.7 जो है वो ज़्यादा एक्यूरेट है, लेकिन 9.68 ज़्यादा प्रिसाइज है, क्योंकि हो सकता है 9.7 राउंड ऑफ करने के बाद आया हो, और 9.68 से वो कम हो ज़्यादा भी हो सकता है। तो 9.68 ज़्यादा रिलायबल रीडिंग होगी 9.7 के रिस्पेक्ट में। नाउ एरर, हमारा मेन टॉपिक है एरर। एरर हो जाती है, एरर कम करने की कोशिश करते हैं। तो एरर कितने टाइप की होती है और उसको हम कैसे कम कर सकते हैं? जितनी कम एरर होगी उतना ज़्यादा अच्छा हमारा रिजल्ट, या हमारे जो मेजरिंग की प्रोसेस है वो उतनी अच्छी मानी जाएगी। तो एरर का ये फ्लो चार्ट है। एरर कितने टाइप की हो सकती है? सबसे पहले सिस्टमेटिक एरर, फिर रैंडम एरर और ग्रॉस एरर। मतलब मेनली 3 टाइप की एरर होती है। सिस्टम की एरर हो, रैंडम एरर, रैंडम कभी हो रही कभी नहीं हो रही पता ही नहीं है, और थर्ड है ग्रॉस एरर, आपने कोई ऐसी बहुत बड़ी एरर की गई हो जिससे कि पूरा का पूरा प्रोसीजर ही पलट गई हो। तो देखते हैं सबसे पहले सिस्टमेटिक एरर क्या है। सिस्टमेटिक, सिस्टम की एरर। तो सिस्टम में होता कौन कौन है? सिस्टम में इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे आप मेजरमेंट कर रहे हो, सिस्टम में ऑब्जर्वर होता है जो उस प्रोसेस को ऑपरेट कर रहा है, और सिस्टम में कुछ फिजिकल फैक्टर्स भी होते हैं, जैसे कि गर्मियों में कोई थर्मोडायनेमिक्स का प्रैक्टिकल किया जाए और वही सर्दियों में किया जाए, तो अलग अलग आंसर आ सकते हैं। विंड का असर भी हो सकता है, ग्रेविटी का भी असर भी हो सकता है। तो कितने टाइप के? तो सिस्टम में 3 पार्ट है, एक इंस्ट्रूमेंट है, एक ऑब्जर्वर है, और एक फिजिकल फैक्टर्स है। तो अब इंस्ट्रूमेंट में
क्या क्या एरर हो सकती है वो देखते हैं। इंस्ट्रूमेंट में हमारे पास सबसे पहले तो जीरो होता है, उसका कुछ भी नहीं रखो तो जीरो आना चाहिए। लिस्ट काउंट होती है, कांस्टेंट एरर होती है, और एरर ड्यू टू इम्परफेक्शन। तो इंस्ट्रूमेंट में ही ज़्यादा एरर है। अगर इंस्ट्रूमेंट अगर हमारा सही है तो एरर हमारे पास मेजरमेंट सबसे अच्छा होगा, और अगर उसी की कुछ लिमिटेशंस हैं तो फिर हम उतना ज़्यादा अच्छा आंसर नहीं निकाल पाएंगे। तो अब इन्हीं को हम डिफाइन करते हैं। सबसे पहले हमारे पास सिस्टमैटिक एरर, सिस्टम की एरर, मतलब सिस्टम में कौन कौन है जो हम जिसको हम जानते हैं। तो कौन कौन है? इंस्ट्रूमेंट है, ऑब्जर्वर है, और फिजिकल फैक्टर है दैट आर, और ये हमेशा एक ही साइड होती है, तो पॉजिटिव होगी या फिर नेगेटिव होगी। इन्वॉल्व जो भी एलिमेंट इन्वॉल्व थे उन्हीं की वजह से थी। तो टाइप ऑफ सिस्टमैटिक एरर में सबसे पहले इंस्ट्रूमेंटल एरर। इंस्ट्रूमेंट में कोई मिस हैंडलिंग कर दी हो, इम्परफेक्ट डिजाइन हो, कैलिब्रेशन कैलिब्रेट ही नहीं किया हो आपने उसको आप यूज़ कर रहे हो, तो इंस्ट्रूमेंटल एरर। अब इंस्ट्रूमेंट में क्या क्या चीज़ें हो सकती है? सबसे पहले जीरो एरर, उसका जीरो ही सेट ना किया हो आपने। लीस्ट काउंट एरर, कांस्टेंट एरर, ड्यू टू इम्परफेक्शन। फर्स्ट एरर इज जीरो एरर, एरर कॉज्ड बाय इनकरेक्ट पोजीशन ऑफ जीरो ऑन द स्केल। आप कहीं सामान खरीदने गए और आपने उस मेजरिंग जो आपके पास बैलेंस थे उसका जीरो ही सेट नहीं किया, या उसका पेन हटा दिया और फिर बाद में उसको जीरो सेट किया और पेन रख दिया, तो अब पेन का वेट तो एडिशनल हो गया उसमें। तो अगर आप कोई थर्मामीटर लेने आए, आपने देखा टेम्परेचर उसमें कुछ और है, जब आपने उसको आइस में रखा तो पता चला 10 डिग्री दिखा रहा है, तो उसका जीरो ही सेट नहीं है। तो जीरो की वजह से आप कोई टेप लेके आए, टेप पता पड़ा जीरो की जगह पर 2 से शुरू है, आपका कोई स्केल है बीच से टूट चुका है, तो जीरो एरर, जिसका जीरो ही सही जगह पोजीशन पे ना हो, तो इट इज कॉल्ड जीरो एरर। ये सबसे बड़ी एरर है। अगर ये हो गई तो रीडिंग तो अपने आप ही फ्लक्चुएट हो जाएगी। सेकेंड है लीस्ट काउंट एरर। आपके पास हर एक इंस्ट्रूमेंट उसकी कैपेसिटी है, उसके बियॉन्ड वो मेजर नहीं कर सकता है। तो एनेबिलिटी ऑफ इंस्ट्रूमेंट टू मेजर बियॉन्ड इट्स लीस्ट काउंट इज कॉल्ड लीस्ट काउंट एरर। इसको परमिसिबल एरर भी बोलते हैं। प्रॉमिस करके रखा है कि ये एरर तो होगी, इसको आप कभी रिजॉल्व नहीं कर सकते हो। तो लीस्ट काउंट क्या होती है? स्मॉलेस्ट वैल्यू, लीस्ट वैल्यू जो वो इंस्ट्रूमेंट मेजर कर सके। द स्मॉलेस्ट वैल्यू दैट कैन बी मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड लीस्ट काउंट। इसकी एक और डेफिनेशन है, द डिफरेंस बिटवीन टू सक्सेसिव रीडिंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट। आपके पास एक मीटर स्केल है, उसमें 2.2 के बाद क्या पढ़ पा रहे हैं आप? 2.3। तो 2.3 माइनस 2.2 कर दो तो 0.1 आ गया, दैट इज लीस्ट काउंट। सबसे सिंपल मेथड। आपके पास एक थर्मामीटर है, उसके बाद 30 के बाद 31 लिखा है, तो 31 माइनस 30, 1 डिग्री सेल्सियस, उसकी लिस्ट काउंट आ गई। एक और मेथड है, ये जो आप ये जनरली प्रैक्टिकल में यूज करोगे, द रेशियो ऑफ पिच टू द नंबर ऑफ कॉलम इन सेकेंडरी स्केल। जब किसी इंस्ट्रूमेंट में दो स्केल हो, एक प्राइमरी स्केल और एक सेकेंडरी स्केल, तो प्राइमरी स्केल की लिस्ट काउंट को हम पिच बोलते हैं। जैसे मेन स्केल में आपके 2.2 के बाद 2.3 आ रहा, तो 0.1 जो ये पिच हो गई। सेकेंडरी स्केल में हो सकता है कॉलम बने हो, 10 कॉलम बने हो, 20 कॉलम बने हो, 100 कॉलम बने हो, तो 0.1/10 कर सकते हैं, 0.1/100 कर सकते हैं, 0.1/20 कर सकते हैं। दैट इज फॉर्मूला फॉर लीस्ट काउंट। तो लीस्ट काउंट एरर, जितनी जितनी कम लिस्ट काउंट होगी उतना ज़्यादा अच्छा इंस्ट्रूमेंट माना जाएगा। काउंट, हर एक इंस्ट्रूमेंट की अपने एक लिस्ट काउंट होती है, उससे ज़्यादा उससे कम वैल्यू वो नहीं निकाल सकता है, आप उसको अंदाज़ा नहीं लगा सकते हो। अगर आपके घर में स्टॉप वॉच है, अगर आपके घर में क्लॉक है, वो 1 सेकेंड का वेरिएशन दे रही है, तो आप बीच में अंदाज़ा नहीं लगा सकते हो 0.5 ही होगा, वो 0.6 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो हर एक इंस्ट्रूमेंट की अपनी एक लिस्ट काउंट है, जितनी कम से कम लिस्ट काउंट होगी उतना ज़्यादा अच्छा इंस्ट्रूमेंट, उतना ज़्यादा प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट माना जाएगा। जैसे कि आपके घर में नॉर्मल मेजरिंग स्केल है तो उसकी लिस्ट काउंट 0.1 सेंटीमीटर है, वर्नियर कैलिपर की 0.01 सेंटीमीटर, उससे ज़्यादा अच्छा है। स्क्रू गेज की 0.001 सेंटीमीटर, और स्फेरोमीटर की भी 0.001 सेंटीमीटर। स्टॉप वॉच एनालॉग है तो 1 सेकेंड, डिजिटल होगी तो 0.01 या 0.001 सेकेंड भी हो सकती है। वर्नियर कैलिपर, इसका भी प्रैक्टिकल आप करेंगे। स्क्रू गेज का भी प्रैक्टिकल है, वो स्फेरोमीटर का भी प्रैक्टिकल है, और स्टॉप वॉच आप यूज़ करेंगे पेंडुलम के एक्सपेरिमेंट में। नाउ नेक्स्ट एरर है कांस्टेंट एरर। जब भी आपको ऐसा लगे कि आपकी ऑब्जर्व वैल्यू स्टैंडर्ड वैल्यू हमेशा एक फिक्स वैल्यू का डिफरेंस आ रहा है, हो सकता है आप किसी एक फैक्टर को यूज़ करना या रिमूव करना भूल गए हो सकता है आपने जीरो सेट करने के बाद उसके ऊपर कोई पेन रख दिया हो सकता है आपने वेसल का वेट काउंट कर किया हो, उसको रिमूव करना भूल गए हो सकता है आपकी थिकनेस को मेजर करना या थिकनेस को रिमूव करना भूल गए हो, तो इट इज़ कांस्टेंट एरर। एरर ड्यू टू इम्परफेक्शन ऑफ इंस्ट्रूमेंट, कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट हैं जिनमें कुछ फॉल्टी डिजाइन हो सकता है उनको अपने कॉन्सेप्ट को पूरा ही ना कर पा रहे हो, दैट इज कॉल्ड इंस्ट्रूमेंटल एरर। और इसको जैसे कैसे हो, इसका क्या एग्जांपल है, जैसे कि थर्मामीटर है, इसको यूज़ किया गया बॉडी टेम्परेचर मेजर करने के लिए, लेकिन आर्म पिट का टेम्परेचर और बॉडी टेम्परेचर में डिफरेंस होता है।
कैलोरीमीटर एक डिवाइस है जिसके अंदर चारों साइड से पैक किया जाता है कि उसकी हीट बिल्कुल भी बाहर ना निकले, लेकिन थर्मामीटर डालने के लिए एक छोटा सा होल करना पड़ता है। तो ये इम्परफेक्ट कॉन्सेप्चुलाइजेशन हो गया। अब इंस्ट्रूमेंट अगर आप मिनिमाइज करना चाहते, रिमूव करना चाहते तो कैसे करोगे? हाँ, या तो आप फॉल्ट इंस्ट्रूमेंट है तो उसको रिप्लेस कर दो, या फिर आप बेटर इंस्ट्रूमेंट यूज करो जिसकी लिस्ट काउंट कम से कम हो। ऑब्जर्वेशनल एरर, जो पर्सन है वो भी एक मेन फैक्टर है जिसकी जो इस पूरी रीडिंग को इन्वॉल्व कर रहा है, इस पूरी सिस्टम में इन्वॉल्व है। अगर उसके लिए प्रॉपर नॉलेज नहीं है, उसको इंस्ट्रूमेंट सेट करना नहीं आ रहा है, केयरलेस है, जल्दी हुई है उसको, तो इस टाइप से जो एरर होगी, एरर कॉज्ड ड्यू टू द ऑब्जर्वर्स बिहेवियर्स, ऑब्जर्वर्स प्रोसीजर्स, अडॉप्टिंग मेथड्स, दैट इज कॉल्ड ऑब्जर्वेशनल मेथड। अब इसको कैसे रिमूव करेंगे? ये हो कैसे, किस टाइप की सकती है? हो सकता है कि आपने जो रीडिंग ले रहे हैं, रीडिंग लेनी चाहिए तो आपको हमेशा सामने से देखना चाहिए। अगर आप ऊपर से देखेंगे या नीचे से देखेंगे तो फिर पैरेलैक्स मेथड हो सकती है। हो सकता है थर्मामीटर का आपने टिप टच कर लिया, तो हो सकता है थर्मामीटर की रीडिंग चेंज हो जाए। रिजोल्यूशन कैसे होगी? आप एक ही प्रैक्टिकल को मल्टीपल ऑब्जर्वर से करा के देख लो, या फिर सुपरविजन ऑफ गाइडिंग पर्सन की। नेक्स्ट है एरर ड्यू टू फिजिकल फैक्टर। एक ही प्रैक्टिकल को आप डिफरेंट प्रेशर पर, डिफरेंट टेम्परेचर पर या विंड के इफेक्ट में कराओगे तो फिर रीडिंग चेंज होगी। तो आप फिर इसको कैसे रिमूव करोगे? इसको रिमूव करने के लिए आप STP यूज़ करो, विंड के इफेक्ट को नेगलेक्ट करो, ऐसा रखो जहाँ विंड का इफेक्ट ना हो, या फिर कंडीशन प्रिस्क्राइब कर दो कि हमें इस टेम्परेचर पर स्पीड ऑफ साउंड चाहिए है। नाउ रैंडम एरर। रैंडम एरर, इसके पहले सिस्टम में एरर थी तो हमें पता था कि ऑब्जर्वर की मिस्टेक है, इंस्ट्रूमेंट की मिस्टेक है, लेकिन ऐसा कुछ हो जाए कि हमें पता ही ना हो कि एरर हो क्यों रही है। द रैंडम एरर दोज एरर विच ऑकर इरेगुलरली, कभी होती है कभी नहीं होती है, एंड डू नॉट हैव एनी नोन कॉजेज। कोई एक पर्टिकुलर कॉज नहीं है कि इसकी वजह से एरर हो रही है, इंस्ट्रूमेंट की वजह से, ऑब्जर्वर की एरर से, जीरो एरर की वजह से, किसी पर्टिकुलर कॉज नहीं है। या फिर मल्टीपल कॉजेज, पॉसिबल कॉजेज हैं। आप बोल सकते हो कि उस टाइम सर में कैजुअल हो गया था, या आप बोल सकते हो कि उस टाइम पर विंड का इफेक्ट हो गया होगा, टेम्परेचर डाउन हो गया, मल्टीपल कॉजेज, पॉसिबल कॉजेज हो सकते हैं। दैट इज कॉल्ड रैंडम एरर, इसलिए इसको चांस एरर भी बोलते हैं। लेट्स टेक वन मोर चांस, हो सकता है तब सही आ जाए। तो इसको कैसे रिमूव करेंगे? इसको रिमूव करने के लिए हम हमेशा कभी भी कोई ऑब्जर्वेशन लेते हैं, कभी भी कोई रीडिंग लेते हैं, उसके तीन, दो से ज़्यादा, कम से कम 3 रीडिंग तो लेते ही हैं, और फिर उनका क्या कर देंगे हम, अर्थमेटिक मीन निकाल देंगे। नेक्स्ट ग्रॉस एरर। ग्रॉस एरर एक मिस्टेक कहलाती है। आप ऐसी एरर कर दो जो कैजुअल बिहेवियर की वजह से हो। आप ग्राम को किलोग्राम लिख दो, मीटर को सेंटीमीटर लिख दो, डेसिमल वैल्यू रिप्लेस कर दो, यूनिट को चेंज कर दो, मिलीमीटर को मिलीलीटर लिख दो, इंटरचेंजिंग द डिजिट्स, डिजिट्स को रिप्लेस करके। कभी कभी कैजुअल बिहेवियर ज़्यादा रीडिंग्स निकाली हो, या आप कैजुअल हो जाते हो, तो फिर इस टाइप की एरर्स होती है। डेसिमल वैल्यू छोड़ दो, तो इस टाइप से तो पूरा का पूरा जो आपका रिजल्ट है वही फ्लक्चुएट हो जाएगा, कहीं का कहीं पहुंच जाएगा। दैट इज कॉल्ड ग्रॉस एरर। थैंक यू।